सन 1781 का पूरा साल हैदर अली के लिए अशुभ रहा। एक तो आयर कूट के हाथों एक के बाद एक 3 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। ऊपर से वेल्लूर की घेराबंदी का भी कोई परिणाम नहीं निकला। फिर हैदर को एक अच्छी और एक बुरी खबर एक साथ मिली। पहले बुरी खबर पे ध्यान देते हैं। अगस्त सन 1781 में अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध विराम हो गया और एक संधि के लिए बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद यह सालबाई की ऐतिहासिक संधि में तब्दील हो गई। इस संधि से कई मराठे नाराज थे और हैदर की मायूसी और नाराजगी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो मरते दम तक मराठों को कोसता रहा। जिन मराठों के कहने पर और जिनके भरोसे वो लड़ाई में कूदा था, वो खुद ही पीछे हट गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, जितना भी वाजिब रहा हो। और तो और इस सालबाई की संधि में युद्ध खत्म करने के लिए मराठों और अंग्रेजों द्वारा हैदर पर दबाव डाला जाना था। तो इस सालबाई की संधि के मुताबिक हैदर को भी लड़ाई बंद करके अंग्रेजों से संधि करनी पड़ रही थी और ऐसा न करने पर मराठे और अंग्रेज मैसूर पर हमला कर सकते थे, क्योंकि संधि में यह भी तय हुआ था कि भविष्य में मराठे अपना 100 साल से लगातार चला आ रहा कर्नाटक अभियान जारी रखेंगे। हालांकि पुणे में बैठे नाना फडणवीस और उत्तर भारत में महादजी सिंधिया दोनों ही इस बात को समझते थे कि हैदर का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने अपने तरीकों से संधि के घातक परिणामों को शून्य करने का प्रयास किया। नाना फडणवीस ने एहतियात बरतते हुए इस सालबाई की संधि पर तब तक दस्तखत नहीं किए जब तक हैदर जिंदा रहा। ऐसा करके उन्होंने हैदर अली को और ज्यादा नाराज नहीं किया। तो यह संभव है कि एक तरह से नाना ने हैदर को युद्ध जारी रखने का इशारा दे दिया था। इस तरह से महादजी और नाना ने अंग्रेजों को मैसूर पर हमले के सब्जबाग दिखा दिखाकर रोके रखा। मराठों ने इस समय अंग्रेजों का साथ न देकर और निजाम को बांधे रखकर एक तरह से हैदर पर उत्तर से होने वाले हमलों की संभावना को खत्म कर दिया। राजनीति ऐसे ही खेली जाती है। लेकिन इस सालबाई की संधि के साथ ही महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यही एक इकलौता मौका था जब उत्तर से दक्षिण की सारी ताकतें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गई थीं और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कमर कसकर बिल्कुल तैयार थीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तो हैदर अकेला पड़ गया था और अब मराठों से फुर्सत पाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी पूरी ताकत हैदर अली पर लगा दी। ये तो थी हैदर अली के लिए बुरी खबर। अब इसी समय आई दूसरी खबर। दिसंबर सन 1780 में डच अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उतर आए थे। इससे चौथा एंग्लो डच संग्राम शुरू हो गया। डच लोगों की समुद्री ताकत को आप कम मत समझिएगा। इसका एक संक्षिप्त इतिहास आपको बता देते हैं। सन 1500 से जरा पहले पुर्तगालियों ने यूरोप से अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप और हिंद महासागर होते हुए जापान तक का समुद्री रास्ता बना लिया था। यहां एक बात समझ लीजिए कि जैसे पंछी उड़ते तो आसमान में हैं, पर उन्हें घोंसला बनाने, दाना पानी का इंतजाम करने के लिए जमीन पर पैर तो टिकाने ही पड़ते हैं। ठीक इसी तरह नौसेना चाहे जितनी ताकतवर हो, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए खास जगहों पर स्थित समुद्री किनारों की, बंदरगाहों की, समुद्री तट के पास और दूर महासागर के बीच बने टापुओं की और इन सब पर बने समुद्री किलों की सख्त जरूरत होती है, जहां रसद पानी, हथियार, गोला बारूद वगैरह का गोदाम भी होता है। इस तरह से पुर्तगाल ने पूरब तक का रास्ता बनाया था, जिसे आप हमारी पुरानी वीडियोस में जरूर देखिएगा। इसीलिए पुर्तगालियों ने इस मार्ग पर कई उपनिवेश बनाए थे। फिर 17वीं सदी में डच लोगों ने पुर्तगालियों से उनके एशिया के अधिकांश उपनिवेश छीन लिए और जापान तक का यह समुद्री रास्ता हथिया लिया। तो डच नौसैनिक शक्ति अटलांटिक, हिंद महासागर और पश्चिमी पैसिफिक में जगह जगह बिखरी पड़ी थी और अब डच उपनिवेशों को अंग्रेजों से सीधा सीधा खतरा दिखाई दे रहा था। इस विश्व महायुद्ध में पूर्वी जगत में डच समुद्री शक्ति को खत्म करने के लिए हिंद महासागर में यह काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था। डच नाविकों से हैदर के वैसे भी अच्छे संबंध थे। उनकी मदद से हैदर ने एक मजबूत नौसेना बनाई थी। तो हैदर का एक साथी चला गया तो उसको एक नया साथी मिल भी गया। इस समुद्री मामले में सबसे फिसड्डी था फ्रांस। फ्रांस की नौसेना ज्यादातर उनके अपने देश में ही सुरक्षित सोती रहती थी। बेहतरीन थल सेना होने के बावजूद फ्रांस की समुद्री ताकत हमेशा ब्रिटेन से कम रही। इसका खामियाजा उसको 7 साल के महासंग्राम में भुगतना पड़ा था, जिसके भारतीय थिएटर को हम तीसरे कार्नाटिक संग्राम के रूप में जानते हैं, जिसके साथ ही फ्रांस का भारत की राजनीति पर हावी होने का सुनहरा सपना भी समाप्त हो गया। भारत पहुंचने में फ्रांस को सबसे ज्यादा मदद मिलती थी उनके समुद्री टापू रियूनियन और आइल डी फ्रांस से, जिसे हम मॉरिशस के नाम से बेहतर जानते हैं।
भारत में युद्धों का सिलसिला देखकर फ्रांस ने मैसूर के मार्फत भारत की राजनीति में 20 साल बाद वापसी करने का इरादा कर लिया, जो कि बिल्कुल ठीक निर्णय था। इससे अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी हासिल करने में भी काफी मदद मिली। कैसे, वो आपको आने वाली वीडियोस में साफ हो ही जाएगा। फ्रांस में इस समय लुई 16वें का शासन चल रहा था, जिसके खिलाफ तब से 8 साल बाद फ्रेंच क्रांति होने वाली थी। फ्रांस की सरकार ने भारत के प्रति लापरवाही दिखाई, नहीं तो जब सन 1780 के अंत में हैदर और टीपू से पिटकर मद्रास सेना आहें भर रही थी, उस समय फ्रांस के लिए काफी अच्छा मौका था। फ्रांस की तरह ही डच गणराज्य ने भी इस महासंग्राम में भाग लेने में देरी कर दी। अगर ये दोनों 2 साल पहले भारत के समुद्र और मैदान में उतर आते तो बात ही कुछ और होती। वैश्विक स्तर पर देखिए तो इस पूर्वी समुद्री मार्ग और भारत में लड़े गए युद्धों को यूरोपियन इतिहासकार अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का भारतीय मोर्चा या इंडियन थिएटर भी कहते हैं। तो उनके हिसाब से हमारा ये दूसरा एंग्लो मैसूर संग्राम इस बड़े विश्व युद्ध का एक मोर्चा मात्र था, जिसमें डच गणराज्य, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के दो दुश्मनों के साथ मिल जाने से मैसूर एक अंतरराष्ट्रीय सामरिक गठबंधन का हिस्सा बन गया, जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही कम हुआ है। अब तक पुर्तगाल समुद्री तौर पर काफी कमजोर हो चुका था, पर अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में और भारत में उसका थोड़ा बहुत प्रभाव अभी बाकी था। पुर्तगाल भी इस महायुद्ध में शामिल हो गया। तो एक तरफ एक राष्ट्रीय महागठबंधन टूट गया, पर दूसरी तरफ एक दूसरा और अंग्रेजों के लिए ज्यादा घातक एक अंतरराष्ट्रीय महागठबंधन पैदा भी हो गया। फ्रांस की मदद 2 किश्तों में आने वाली थी। पहले एक नौसैनिक बेड़ा आगे जाकर भारत तक का रास्ता साफ करके रास्ते के डच उपनिवेशों को मजबूत करने वाला था और अंग्रेजी नौसेना को कमजोर करने वाला था। नौसेना का मुखिया था पायर आंद्रे दी सफ्रिन, जिसे हम फ्रेंच में स्यूफहाइम कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में इसे हम सफ्रिन ही कहेंगे। इस लंबे समुद्री सफर और इस दूसरे एंग्लो मैसूर संग्राम में भाग लेने की वजह से सफ्रिन को पहचान और प्रतिष्ठा मिली। इस संग्राम में उसके कारनामों ने उसे फ्रांस में बेहद लोकप्रिय बना दिया, जिसके लिए उसे आज भी फ्रांस में याद करते हैं। फ्रांस के एक लड़ाकू जहाज और हाल ही में वहां की सबसे घातक पनडुब्बियों को सफ्रिन का नाम दिया गया है। तो जाहिर बात है कि सफ्रिन की यह समुद्री यात्रा, उसका यह समुद्री सफर काफी रोमांचक रहा होगा। फ्रांस से जो सेना भेजी जा रही थी उसका कमानदार था डिबूसी, जिसका कमाल हम दूसरे कार्नाटिक संग्राम में देख चुके हैं। हालांकि ये दोनों ही नाकाफी थे, फिर भी इन्होंने अपना अपना हुनर दिखाया, जिससे हैदर को युद्ध में बहुत मदद मिली